कहते हैं ना, वो काम ही क्या जिसमें रिसर्च की गहराई ना हो। नमस्कार, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। नॉलेज इज पावर। इस छोटे से वाक्य में बहुत ताकत है। कहने का मतलब ये है कि नॉलेज एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस में भी टारगेट मार्केट और कंज्यूमर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है और अपडेटेड नॉलेज होना और भी जरूरी है। अब बड़े बिजनेसेस मार्केट रिसर्च पर लाखों पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर आप छोटे या मध्यम वर्ग के बिजनेस ओनर हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस कैन कंडक्ट मार्केट रिसर्च, यानी छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, रिसर्च पर्पस कैसे एनालाइज किया जाता है, मार्केट सेगमेंट कैसे सेलेक्ट की जाती है रिसर्च करने के लिए। रिसर्च इन हाउस होनी चाहिए, मतलब खुद करनी चाहिए, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी एक्सटर्नल पार्टी या एजेंसी से करानी चाहिए। प्राइमरी रिसर्च करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, कुछ लिमिटेशंस वो भी जानेंगे। एंड कैसे रिसर्च से मैक्सिमम रिटर्न यानी ज्यादा से ज्यादा फायदा आप निकाल सकें। तो पहला पॉइंट, रिसर्च का पर्पस। अपने बिजनेस से जुड़े आप किसी भी इशू पर मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, चाहे वो आपके कस्टमर की परचेजिंग हैबिट्स हो, यानी खरीदारी करने की आदत कैसी है, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड हो या एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हो। ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है। लेकिन छोटे व्यापारियों के पास इतना बजट नहीं होता हर छोटी बात के लिए रिसर्च करें। तो अपना गोल तैयार करना है आपको, यानी कि आप किस लिए रिसर्च कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं, उससे आप क्या एनालाइज कर पाएंगे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा। इससे आप एक क्लियर डायरेक्शन पर ना फोकस कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि कैसे हम एक स्पेसिफिक डोमेन मार्केट सेगमेंट को डिसाइड करें रिसर्च के लिए। जब भी आप मार्केट रिसर्च करें, आपको मार्केट सेगमेंटेशन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी रिसर्च को ना बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। साथ ही मार्केट सेगमेंटेशन की मदद से आप एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप पर फोकस कर रहे हैं। सेगमेंटेशन से आप समय, पैसा और रिसोर्सेज सभी चीजों की बचत कर सकते हैं और इसकी मदद से आप कस्टमर के बारे में भी ज्यादा जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस को यह स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप अपनी मार्केट सेगमेंटेशन, जो जनरल सेगमेंटेशन के एरियाज होते हैं, जैसे डेमोग्राफी मतलब एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम, ज्योग्राफी मतलब सिटी या रीजन जो होता है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन जैसे वो खरीदारी कैसे करते हैं, कौन से ब्रांड्स को खरीदते हैं, या फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कस्टमर का वैल्यूज क्या है, इन सब को कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर आप एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं और आपको अपने नए डिजाइन मार्केट में टेस्ट करने हैं, तो आपका मार्केट या आपकी सेगमेंटेशन टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए फीमेल कस्टमर। एज ग्रुप लगा लीजिए 25 से 40 साल के अंदर, यंग और मिडिल एज ग्रुप हो गया है फीमेल्स का। साथ ही इनकम देखनी है और ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी प्रेफरेंसेस देखनी है और क्या डिफरेंस आता है। तो जब आपने ये टारगेट ग्रुप की सेगमेंटेशन कर ली, आपकी रिसर्च और फोकस हो जाती है। तीसरा पॉइंट, कि रिसर्च खुद एग्जीक्यूट करें या भाई एजेंसी को आउटसोर्स करें या हायर करें। उसके लिए ना हमें इन सवालों के जवाब देखने होंगे हर बार रिसर्च करने से पहले। पहला, हमारा बजट कितना है। दूसरा, हमारी टाइमलाइन क्या है, मतलब हमें कितने समय में रिसर्च हमें चाहिए, हम कर सकते हैं। तीसरा, क्या हमारे पास ऐसे इन हाउस रिसर्च करने के लिए कोई एक्सपर्ट, कोई रिसोर्स है जो ये रिसर्च डिजाइन को लेके फिर एनालिसिस भी कर सके और इनसाइट भी जनरेट कर सके। क्या हम इतने सक्षम हैं कि रिसर्च के लिए हम अपने रिस्पोंडेंट, मतलब जिनको हम रिस्पॉन्सेज ले रहे हैं जिनसे, उन तक सही माध्यम से पहुंच पाएंगे, हमारे पास सही तरीके के कॉन्टैक्ट्स, रिसोर्सेज सब हैं करने के लिए, या फिर अब ये सब नहीं है तो किसी आउटसाइड एजेंसी का सहारा लेना होगा। चौथी चीज, अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हमें एजेंसी की मदद लेनी है तो फिर एजेंसी को अप्रोच कैसे करेंगे, साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना है अप्रोच करते समय। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको रिसर्च ब्रीफ, जिसे हम रिसर्च स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो एजेंसी को भेजनी है, उसको तैयार करना होगा, जिसमें रिसर्च का पर्पस क्या है, टारगेट कस्टमर क्या है, वो सब डिफाइन करना होगा और आपको आउटकम क्या चाहिए। स्टेप 2, फिर आपको अपने एरिया या रीच में जो भी रिसर्च एजेंसी ऑपरेट करती है उन्हें शॉर्टलिस्ट करना होगा। आप गूगल पे आसानी से अपनी लोकेशन
डाल के एजेंसीज ढूंढ सकते हैं और रिव्यूज की मदद से आप उनमें से 3 से 4 एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उन्हें ब्रीफ भेज सकते हैं, उनके साथ वो शेयर कीजिए। स्टेप 3, अब आपको उन शॉर्टलिस्टेड एजेंसी से प्रपोजल मंगवाने हैं और कोशिश करनी है कि कम से कम कॉस्ट में आपको क्वालिटी का काम मिल जाए। प्रपोजल में एजेंसी, बैकग्राउंड और उनका जो पुराना सैंपल वर्क है उसको भी मंगवाइए, उसके बेस पर ही आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, शुरुआती रिसर्च में आप रिसर्च एजेंसी से रिसर्च कंडक्ट करा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के प्रोसेस में आप ना पर्सनली इन्वॉल्व हो, और अगर आप पर्सनली इन्वॉल्व होगे तो आगे चलकर सिमिलर तरीके की रिसर्च अगर आपको कंडक्ट करानी होगी ना, तो आप वो इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी करा सकते हैं, क्योंकि पिछली रिसर्च में से आप उस प्रोसेस में पूरी तरह इन्वॉल्व थे और प्रोसेस से वाकिफ हो चुके होंगे। पांचवा पॉइंट जो हमारा बड़े पॉइंट्स में है, सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ रिसर्च। मतलब मार्केट रिसर्च की स्ट्रैटेजी जो हमने बताई है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, और प्राइमरी जो आप खुद करते हैं लोगों के साथ, और सेकेंडरी जो आप दूसरी सोर्सेज से कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं आपको प्राइमरी के बारे में बता रही हूँ। प्राइमरी के करने के भी 2 तरीके हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। एक्सप्लेनेटरी, जब आप ओपन एंडेड बड़े लंबे इंटरव्यूज लेते हैं, लेंदी इंटरव्यूज लेते हैं, और स्पेसिफिक जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल, छोटे क्वेश्चंस, छोटे इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। तो प्राइमरी रिसर्च करते समय क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि उनके आंसर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव फीडबैक दें। अपनी फाइंडिंग को एनालाइज करें और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज में उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करें। 1 या 2 कस्टमर के फीडबैक से जजमेंट क्रिएट ना करें, थोड़ा बड़ा सैंपल साइज लेने का प्रयास करें। इन सीमाओं के कारण ही ना अक्सर क्या होता है, सेकेंडरी रिसर्च का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होता है, कलेक्टेड होता है, लेकिन किसी और के द्वारा पब्लिश्ड होता है, जैसे कि कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स। तो इस तरह की रिसर्च का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये इंस्टेंटली अवेलेबल होती है और इससे समय और पैसे की बचत भी हो जाती है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज सीन बट थिंक व्हाट नोबडी हैज थॉट। यानी रिसर्च तो सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन असली मूल उसका तब है जब आप उस रिसर्च को देखकर उससे कुछ ऐसा सोचें जो कोई और सोच ना पाए। तो अब रिसर्च तो कर ली, लेकिन सवाल आता है कि आप इसे अपने बिजनेस में अप्लाई कैसे करेंगे। रिसर्च इंपैक्ट्स योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। आपकी जो फाइंडिंग्स हैं आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट करती हैं। जो भी आपने कलेक्ट किया है उस डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रिपोर्ट के फॉर्म में क्रिएट करें और टीम्स को दें ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके। इसलिए इंप्लीमेंटेशन के लिए अपनी रिसर्च को अपने बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी नए प्रॉफिटेबल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। इन फाइंडिंग्स को अपने सेल्स टीम तक पहुंचाएं ताकि सेल्स अप्रोच में इसे कैसे यूज किया जा सके उस पर थोड़ा सा लोग फोकस करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है रूह अफ़ज़ा का। 2009 में गर्मियों में रूह अफ़ज़ा की एक नई एडवर्टाइजमेंट हर चैनल पर आ रही थी जिसमें फिल्म स्टार जूही चावला रूह अफ़ज़ा के कई फायदों के बारे में बात करती है। तो जो कस्टमर्स अभी तक इसे ना एक शरबत के तौर पर ही यूज कर रहे थे, उन्होंने इस एड के बाद रूह अफ़ज़ा को और तरीकों से यूज करना शुरू किया और इसका रिजल्ट ऑब्वियसली डायरेक्टली सेल्स पर पड़ा। इस एड के बाद रूह अफ़ज़ा की सेल में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। पर आप जानते हैं कि ये करिश्मा सिर्फ जूही चावला का नहीं था, बल्कि कंपनी द्वारा की गई कंज्यूमर रिसर्च का था। कंपनी ने रिसर्च के जरिए ये देखा कि कंज्यूमर के कंसर्न्स थे, उसको एनालाइज किया और देखा कि कंज्यूमर रूह अफ़ज़ा को और तरीकों से यूज करना चाहता था और इसे अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी में उन्होंने यूज करके चेंजेस किए और इसका रिजल्ट अपनी सेल्स और ग्रोथ में देखा। तो अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को आप मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन करते समय यूज करें। मार्केट रिसर्च से जो आपकी ROI आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कितना पैसा लगाया, कितना फायदा हुआ, तो ROI कितनी होगी ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही थोड़ा लंबा वक्त लगता है, आपको इंतजार करना पड़ता है ये देखने के लिए कि आपकी रिसर्च कितनी इंपैक्टफुल थी या नहीं। लेकिन रिसर्च से आपको इनडायरेक्ट फायदे बहुत से होते हैं, जैसे कि आपकी रिसर्च से आपको पता चलता है कि आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या नहीं, और अगर नहीं है
तो देखा जाए तो इस रिसर्च ने फिर आपकी कंपनी को लाखों का नुकसान होने से बचाया, क्योंकि आपने उस मार्केट में एंटर ही नहीं किया। और ये रिसर्च की इंफॉर्मेशन अगर नहीं होती तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहां अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। तो दोस्तों, मार्केट रिसर्च करने का कल्चर और माइंडसेट बनाइए, अपने बिजनेस में उसे यूज करने का तरीका ढूंढिए, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि छोटी कंपनियां भी रिसर्च करके अपने बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट ला सकती हैं। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारा रीडिंग मटेरियल पढ़ने के लिए और हमारे MCQs को अपीयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।